नमो बुद्धाय। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे रिसर्च पे है। मैंने बाबा साहेब का वैल्यूम नंबर 3 पढ़ा था। उसमें डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म का कैसे विनाश हुआ भारत से वो लिखा गया था। तो मैंने पढ़ा उसमें और देखा कि बाबा साहेब क्या बोलना चाहते हैं। तो बाबा साहेब ने बुद्धिज्म का जो यहाँ से विनाश हुआ भारत से, जबकि भारत में ही बुद्धिज्म का उगम हुआ था, बुद्ध ने यहीं पे बुद्धिज्म का जड़ें प्रसार की थी और यहीं से शुरुआत की थी। और ये पूरे अभी चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इधर पसर चुका है, यहाँ तक कि जापान तक बुद्धिज्म है। तो भारत में बुद्धिज्म का जो खात्मा हुआ वो कैसे हुआ, बाबा साहब लिखते हैं कि जब बाहर से इस्लामिक कंट्री से इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य प्रस्थापित करने के लिए लोगों को मारना चालू कर दिया। यहाँ पे जब दो ही मुख्य धर्म थे, एक हिंदुज्म जो ब्राह्मणिज्म के तौर पे पालन किया जाता था और एक था बुद्धिज्म जो राजधर्म था। तो सम्राट अशोक के अंदर जितने भी राजे थे छोटे छोटे, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज्म को फॉलो करते करते वो सम्राट अशोक की हर बातें मानते थे। तो सम्राट अशोक ने जब परिवर्तन किया था तो उन्होंने 84,000 स्तूप और उसी में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाए। 84,000 जैसे त्रिपिटक के जो 84,000 सूत्र है उसके बेस पे 84,000 पूरे भारत में सम्राट अशोक ने स्तूप बनाए। तो वो स्तूप जो थे वो हर एक महाराष्ट्र में 1600 के आसपास थे और पूरे भारत में ऐसे 84,000 थे। फिर उसको जहां भी उनके राजा थे सम्राट अशोक के अंडर, वो उसकी देखरेख करते थे, उसका पालन करते थे और बुद्धिज्म को वो सपोर्ट करते थे। फिर बाबा साहब लिखते हैं कि जब ये इस्लाम धर्म के लोग आए तो इनकी एक आइडियोलॉजी थी कि ये कोई किसी भी बुद्ध पूजा को नहीं मानते थे, बुद्ध यानी मूर्ति पूजा। और यहाँ पे तब बुद्ध की मूर्ति को एज अ स्टेटस ऑफ पीस के तौर पे पूजा जाता था। और फिर उन्होंने क्या किया कि जो बुद्ध मंदिर थे, विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, नालंदा जैसी, तक्षशिला जैसी, पहले उनको जला के उनको नष्ट कर दिया गया। फिर वहां पे जो भी था, जो बुद्ध धर्म के पालन करते थे यानी भिक्षु लोग और बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, तो उनको उन्होंने मारना चालू कर दिया। मार के वो लोग उनको नष्ट करते थे। तो बुद्धिज्म के जो प्रीस्ट थे, जो पालन करते थे, वही नष्ट हो गए। तो बुद्धिज्म ऐसे करते करते नष्ट हो गया। आज जो देखे अपन ने आदासा में, तो वो नागवंशीय जो राजे थे जो सम्राट अशोक के अंडर आते थे, वो उसका पालन करते थे और जो मूर्तियां पड़ी है वो इस्लाम के जो पालक
नमो बुद्धाय। यह कहानी शुरू होती है आज से 2000 साल पहले, जब भारत में सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म स्वीकार किया और यहाँ राजधम्म के तौर पर पूरे जम्मू द्वीप में उसका पालन किया जाता था। बुद्ध धम्म को सुखबद्ध तरीके से भारत में सम्राट अशोक ने नींव रखी। इस त्रिपिटक के 84,000 सूत्र हैं। उसका आधार लेकर पूरे भारत में 84,000 मठ, बौद्ध स्तूप, विद्यालय, बौद्ध विद्यालय बनाए। तब से बौद्ध धम्म का अभ्यास किया जाता था। इस तरह पूरे भारत बौद्ध धम्म का पालन करता था। वैसे तो यहाँ ब्राह्मण वेद पुराण भी होता था। यहाँ बौद्ध के समकालीन जैन धर्म को भी स्वीकारना थी। फिर वक्त गुजरता गया और भारतीय लोग समृद्ध, समाधानी, विकसित होने लगे। वैसे तो यहाँ ब्राह्मण वेद पुराण भी होते थे। यहाँ बौद्ध के समकालीन जैन धर्म को भी स्वीकारना थी। फिर वक्त गुजरता गया और भारतीय लोग समृद्ध, समाधानी, विकसित होने लगे। फिर भारत पर मुसलमानों को राज्य करने की महत्वाकांक्षा जागी और यहाँ शांतिदायी धर्म को नष्ट कर अपने इस्लाम धर्म को स्थापित किया। इस्लामी धर्म में मूर्ति पूजा को कोई स्थान नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने अपने धर्म इस्लाम की मौजूदगी में यहाँ धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ के मंदिर, बौद्ध स्तूप, विद्यालयों को आग लगाना शुरू किया। यहाँ की वस्तुओं को तोड़कर खराब करना शुरू कर दिया ताकि यहाँ किसी भी धर्म को कोई मौका ना मिले। फिर भी ब्राह्मण धर्म अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा और बुद्ध धम्म के प्रचारक भिक्खु बनते नेपाल, भूटान, ब्राह्मण धर्म अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहा और बुद्ध धम्म के प्रचारक भिक्खु बनते नेपाल, भूटान की तरफ अपनी जान बचाने के लिए अपना त्रिपिटक बुद्ध धम्म लेकर पलायन कर गए। पीछे छोड़ गए यह बौद्ध स्तूप, मठ, वीरान विद्यालय। जो लोग उनके अनुयायी थे, उन्होंने मौत के डर से इस्लाम स्वीकार कर लिया और मुसलमान बन गए और सुरक्षित हो गए। परशुर नागवंशीय लोग ही बुद्ध धम्म की छिवड़ करने लगे। जब भारत में सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म स्वीकार किया और यह राजधम्म के तौर पर पूरे जम्मू द्वीप में उसका पालन किया जाता था, बुद्ध धम्म को सुखबद्ध तरीके से भारत में सम्राट अशोक ने नींव रखी। इस त्रिपिटक के 84,000 सूत्र है। आज उनका आधार लेकर पूरे भारत में 84,000 मठ, बौद्ध स्तूप, विद्यालय, बौद्ध विद्यालय बनाए। तब से बौद्ध धम्म का अभ्यास किया जाता था। इस तरह पूरे भारत में बौद्ध धम्म का पालन किया जाता था। वैसे तो यहाँ ब्राह्मण वेद पुराण भी होता था। यहाँ बौद्ध के समकालीन जैन धर्म को भी स्वीकारना थी। फिर वक्त गुजरता गया और भारतीय लोग समृद्ध, समाधानी, विकसित होने लगे। फिर वह भारत पर मुसलमानों को राज्य करने की महत्वाकांक्षा उत्पत्तित हुई। उन्होंने यहाँ शांतिदायी धर्म को नष्ट करने का और इस्लाम धर्म को स्थापित किया।
आज हम जो देख रहे हैं वह नागवंशी राजा जिसका यह विदर्भ एरिया था, ये पचमढ़ी से लेकर अमरावती तक उसका परिसर था। यहाँ बड़े पैमाने पर बुद्ध धम्मों को संजोया जाता था। आज बुद्ध की मूर्तियों को 5 नाग सहारा देते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि नागवंशी लोग महार या महारी भी कहलाते थे। यह बुद्ध धम्म की रक्षा करते थे। इसलिए हमें नागपुर, जो कि नागवंशीय लोगों का एक मुख्य राज्य है और नाग ये शब्द से उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। और यहाँ एकमात्र नागवंशी राजा की मूर्ति है जो यहाँ नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी मूर्तियाँ पचमढ़ी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। यह रास्ता धापेवाड़ा, आदासा, रामटेक यह विद्यालयन रास्ता था। सावनेर को श्रामनेर नाम से भी जाना जाता था। धापेवाड़ा, आदासा, रामटेक बौद्ध विद्यालय थे जहाँ बुद्ध धम्म को लोग कला स्थापना की बड़े पैमाने पर पढ़ाई की जाती थी। बे तू नागपूरहून आला ना बापू, बोत वाचला. तू जसा आला तसा खूप पाणी आला म्हणते नागपूरला.
कोई भी पाल सकता था अभी उसको, है कि नहीं, बांध के। पाल लेता ना तो बहुत, मतलब जो बेचता हो तो बहुत इसमें जाता बेचता नहीं, उसको पालना इलीगल। वहां पे था। देख कर हाँ हाँ, दिखा क्या, दिखा दिखा। बे कहाँ देख रहा, भोंकने, इधर देख, ये देख। वो शेर था। हाँ, अबे हाँ, क्या फोटो खींचो साले की। क्या ये ढूंढा था मैंने पिछले साल। हाँ बे, कोई लाइट लगा। लाइट लगा रहे। तो ये सम्राट अशोक के निशान है, ये करीबन 1200 साल पहले भाई ये या फिर 2000 साल पहले ये निकल जा सकती है नीचे। ये बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है या फिर तालाब है। हाँ, तो वहाँ पे अपने को ये शेर का एक निशान मिला है, जो मैंने पिछले साल ढूंढा था जब यहाँ पे, तालाब है ये। जब यहाँ पे खुला हुआ था। अभी यहाँ पे पानी भर गया है, तो थोड़ा एडवेंचरस हो चुका है ये। वो देखो ना कैसे गिर सकता है। ये रास्ता था, इसको बंद कर दिया गया। बंद नहीं करा, वो एज की वजह से वो ढल गया। पर ये जो अपनी खोज है, ये अपने को दिखाती है कि, और एक मुझे लगता है कुछ सालों में लुप्त होने वाला है। और भी हो सकते हैं। नहीं, एक ही है, मैंने ढूंढा ना पूरा। शेर भी हो सकता है ना? मेरे घर में देखा पेंटिंग में, हाँ। यही है, वो बनाया था मैंने। अबे ये क्या है ये? कुछ लिखा है क्या? ये ढल चुका है, लेकिन ढल अच्छा, चुका है। नहीं, कुछ लिखा अगर होगा पत्थर पे तो वो अच्छा है, वो पढ़ सकते। नीचे 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 ध्यान दो, फिर नीचे तरफ ज्यादा कर लिखते हैं। फिर इसको ना, अबे क्या आ गया? तो आज हम आए हैं आदासा क्षेत्र, जैसे आदासा हो गया, धापेवाड़ा हो गया और रामटेक, अमरावती। ये सब रूट जो थी ना, ये नागवंशी लोगों की रूट थी, और नागवंशी लोग यहाँ पे वास्तव करते थे। और पचमढ़ी से लेके अमरावती तक ये नागवंशीय राजाओं का एरिया था, और यहाँ नागवंशीय लोग बुद्ध धर्म का पालन करते थे। आप जो बुद्ध के सर पे जो ऐसे 5 फनी वाले नाग देखते हैं, तो वो एक नागवंशीय राजा का ही प्रतीक है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे से बुद्ध धर्म का पालन करते थे। और वही इंडिकेट करता है कि बुद्धिज़्म का कैसे पालन किया जाता था नागवंशी लोगों के द्वारा। और वही नागवंशी लोग आज के परिवर्तित बुद्ध है, जैसे बाबा साहब हो गए, वही नागवंशीय थे। और परिवर्तित जो बुद्धिस्ट है, जो सबसे पहले हुए 1956 में, तो वो नागवंशी लोग हैं, जो यहाँ के, उन्होंने कभी बुद्धिज़्म का साथ नहीं छोड़ा। तो ये जो मूर्तियाँ अपन ने देखे आज, जो भग्न अवस्था में पड़ी है, उसका कुछ इतिहास, उसका पुरावा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने अभी तक उसको रिसर्च किया होगा कि ये क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा इस पे ऊपर मैंने रिसर्च किया, बुक पढ़े और देखा कि ये क्या हो सकता है। तो ये है हमारा इतिहास है, ये हमारा नागवंशी लोगों का इतिहास है। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में ही दीक्षा ली, और उनको पता था कि यहाँ के शूरवीर लोग जो नागवंशी लोग थे, उनका इतिहास यहाँ पे है नागपुर में, और सबसे बड़ी धम्म क्रांति नागपुर से ही हुई है। तो ये बाबा साहब का इंडिकेशन था कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ है, वो नागवंशीय पीढ़ियाँ, वो इसका जतन करेंगी, इसको संभाल के रखेंगी। हाँ, और ढूंढेंगी कि हमारा इतिहास, हमारी धरोहर कहाँ पे है। ये हमारी धरोहर नहीं, पूरे भारत की धरोहर है, ये हमारा इतिहास है। ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों के आगे आना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये इतिहास अगर हम देखेंगे, समझेंगे, और हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ वो गलतियाँ हम नहीं दोहराएंगे, और ये धरोहर हम संजो के रखेंगे, तो इससे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छा उनको मैसेज मिलेगा। और हिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिकल बेस पे हम उनको सिखा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, और एविडेंस के साथ। देखो यहाँ पे एविडेंस है, ये जो नागवंशीय राजा की मूर्तियाँ हैं, उनके हाथ में नाग है। ये नाग को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे। आज भी यहाँ पे नाग पंचमी मानी जाती है, तो ये नागवंशी राजाओं की देन है। यहाँ पे जो भी बैल पूजा होती थी, ये नागवंशी राजाओं की देन है। ये जो पूरा एरिया था, ये सुपीक ज़मीन का एरिया, यहाँ पे खेती बाड़ी से लेके सब कुछ होता था, ये पूरा भरा पूरा एरिया था। तो ये नागवंशी राजा की देन है, और ये सम्राट अशोक की सबसे अच्छी नैतिक राजशाही चलाने की एक बात है।